हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उससे जब अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है तब, या उसकी निरक्ष रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई बिंदु स्थित है तो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो उसके प्रभावों में से पहले तो एक हम लोग ये देखेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक, विद्युत क्षेत्र में रखे होने पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। दूसरा, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। और तीसरा, किसी खास कोणीय स्थिति में होने पर द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इन तीन बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी उसमें से पहले भाग पर आते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो पहला पार्ट हमारा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, और इसी को हम लोग बल युग्म के आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कह लेते हैं शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ कपल, या इसी को टार्क कहते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ कपल दैट इज टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चित्र एक बना लेते हैं पहले। ये मान लो एक समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं के द्वारा, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा हमने कैपिटल ई तीव्रता का एक समान विद्युत क्षेत्र व्यक्त किया है। और इस विद्युत क्षेत्र में, एक समान तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव का एक सिरा ए है जहाँ पर -q आवेश है, दूसरा सिरा बी है जहाँ पर +q आवेश है। ए और बी सिरों के बीच की दूरी 2l है, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2l है। और यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से, यानी कैपिटल ई वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ध्यान देना, द्विध्रुव की दिशा या द्विध्रुव की अक्ष की दिशा या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तीनों एक ही होती हैं और उन्हें हम -q से +q की ओर मिलाने वाली रेखा के दिशा में लेते हैं। तो यानी जब भी हम कहेंगे द्विध्रुव की दिशा तो समझ जाओ वही द्विध्रुव के अक्ष की दिशा है और वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी -q से +q आवेश की ओर जाने वाली रेखा की दिशा में। तो अब यहाँ पर इसको हम पी वेक्टर की दिशा भी कह सकते हैं, चाहे हम कहें कि द्विध्रुव कितना कोण बनाते हुए रखा है, चाहे हम कहें कि पी वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और कैपिटल ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण थीटा है। तो वही अभी हम लोगों ने चित्र में जितना है उतना लिखा है कि माना 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ई तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इस थीटा कोण का मतलब है कि ये पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है, और पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो तथा पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कैपिटल ए व कैपिटल बी सिरों पर क्रमशः -q और +q आवेश स्थित हैं। अब जब कभी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा होता है तो हम जानते हैं कि आवेश पर विद्युत बल कार्य करता है। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब आप इस विद्युत द्विध्रुव में देखो, यहाँ ऋणावेश है, -q आवेश, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, इसका मतलब इस ऋणावेश पर विद्युत बल की दिशा इधर की ओर होगी। और परिमाण कितना होगा, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होगा, यह बराबर QE। और इसी तरह +q वाले सिरे पर क्या होगा, आवेश की मात्रा q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत बल q × E, और दिशा क्या होगी, चूंकि ये धनावेश है तो धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो यहाँ पर QE हमारा इस दिशा में कार्य करेगा। पीछे जो डॉटेड लाइन से हमने बढ़ाया है वो उसकी क्रिया रेखा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सिरों पर जो बल लग रहा है, दो चीज़ें। पहली बात तो अगर आप नेट विद्युत बल कहो तो नेट विद्युत बल शून्य होगा। क्यों, जितना इस पर बल उतना इस पर बल। अगर सीधे सीधे आप F1 + F2 कर रहे हो तो टोटल तो 0 आएगा। लेकिन एक दूसरे संदर्भ में आप देखिए, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के पर भिन्न हैं। और इस तरह से जब समांतर क्रिया रेखा पर दो बराबर परिमाण के बल कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बलयुग्म कहते हैं। और अगर उस बलयुग्म में बीच में अंतर है, एक ही क्रिया रेखा में नहीं है, जैसे यहाँ इसके और इसके बीच में अलग अलग जगह पर हैं, तो ये एक बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे। इनकी वजह से एक बलाघूर्ण बनेगा जो इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा। और उस बलाघूर्ण का मान कितना होता है, ध्यान दीजिए दोनों बल समान है, ये भी QE है
ये भी क्यू ई है। तो किसी भी एक बल का मान गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अभी इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, तो ये बीच की लंबवत दूरी यानी बी सी। हम क्या करेंगे, क्यू ई इंटू बी सी, ये हमारा हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण इस पर लगने वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण। तो यही हम लोगों को इसमें निकालना है। तो ये तो था अभी चित्र के बारे में। अब इसको मिटा के चित्र छोड़े हैं, चित्र बना रहेगा ताकि हमको आगे चीज़ें समझने में आसानी रहे। और उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे बल आघूर्ण। अब देखिए, ए आवेश जहाँ पर रखा है, ए बिंदु पर जहाँ माइनस क्यू आवेश है और बी प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल समान परिमाण के होंगे। यहाँ भी क्यू आवेश, यहाँ भी क्यू आवेश, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। बल का मान क्यू इंटू ई या बराबर क्यू ई। केवल माइनस या प्लस चिन्ह होने पर हमने उसके हिसाब से दिशा निश्चित कर ली है कि यहाँ ऋणावेश है तो ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा, यहाँ धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर बल लगेगा। इसके अलावा हमें प्लस और माइनस चिन्ह की चिंता नहीं करनी है। तो अब ये दोनों बल जो रखेंगे, इन बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर व विपरीत दिशा में होंगी। पहली बात तो ये, इस वाले माइनस क्यू आवेश पर बल जो लग रहा है इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, प्लस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, और इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। यानी ये क्रिया रेखाएं समांतर तो हैं पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो प्रति समांतर हैं। बलों के परिमाण बराबर, क्रिया रेखाएं प्रति समांतर एंटी पैरेलल यानी समांतर पर विपरीत दिशा में, तो वो एक बलयुग्म के आघूर्ण का निर्माण करेंगी। और इस बलयुग्म का आघूर्ण, जिसे आप बलाघूर्ण भी कह सकते हो, टाउ, वो इस प्रकार होगा कि टाउ बराबर बल, कोई भी एक बल ले लीजिए क्योंकि इन दोनों बलों के परिमाण बराबर हैं, बलयुग्म में दोनों बलों के परिमाण बराबर। तो कोई भी एक बल यानी बल का परिमाण गुणा बल की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। अब इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी ये हो गई बी सी। बल का मान क्यू ई, तो इसका मतलब टाउ बराबर क्यू ई इंटू बी सी। बी सी का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस समकोण त्रिभुज में आप गौर करिए, समकोण त्रिभुज ए सी बी में अगर आप साइन थीटा लो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब ये हो गई थीटा के सामने की भुजा बी सी बटे कर्ण ए बी, क्योंकि ये कोण 90 अंश है। अब यहाँ से बी सी बराबर 2l साइन थीटा आप समीकरण 1 में जब रखोगे तो टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई, और यहाँ बी सी की जगह 2l साइन थीटा। अब हम ऐसा करते हैं, Q और 2l को एक साथ ले लेंगे तो वो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसकी जगह रख लेंगे। E को अलग कर लिए, E Q इंटू 2l साइन थीटा, और Q इंटू 2l की जगह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा टाउ बराबर P E साइन थीटा। ये हमारा द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण है। यहाँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा कोण है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का। चूंकि टाउ भी सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण भी, P भी सदिश राशि होती है, कैपिटल E भी सदिश राशि होती है, तो इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, टाउ बराबर P साइन थीटा जो लगने वाले बल आघूर्ण का मान है, उसको अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग इसके पहले जब सदिशों का सदिश गुणन पढ़े थे कि मान लो दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, उनका सदिश गुणन A क्रॉस B, तो सदिश गुणन की दिशा क्या होती थी? सदिश गुणन की दिशा उस तल के लंबवत होती थी जिस तल में A और B को आप मान सकते हो। जैसे मान लो हम फर्श के तल पर एक तरफ मान लें कि A वेक्टर है, दूसरी तरफ कहीं B वेक्टर है, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों के पास एक दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था कि आप पेंच इस तरह से रखो कि पेंच की नोक उस तल के लंबवत रहे जिस तल में वेक्टर A और वेक्टर B स्थित हैं। फिर उसके बाद आप पेंच को इस तरह से घुमाओ, जैसे पेंच के पीछे जो कट का निशान बना रहता है उसको इस तरह से घुमाओ कि वह पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ गति करे। तो पेंच के जो दक्षिणावर्ती पेंच की नोक के जो रेखीय गति की दिशा होती है, घूमने की दिशा होती है, मान लो ये दक्षिणावर्ती पेंच होता। अब मान लो हमारा A वेक्टर मान लो इधर की तरफ है, B वेक्टर मान लो इधर की तरफ है, ऐसे मान लो A वेक्टर इधर की तरफ है, B वेक्टर आपका इधर की तरफ है, और हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कर रहे हैं। तो पेंच की नोक को पहले तो आप ऐसे रखो कि इस दिशा में रहे, फिर हमको A से B की ओर जाना है तो ऐसे घुमाओ।
ऐसे हम लोग घुमाएंगे, ए से बी की ओर घुमाएंगे, और घुमाने पर हमारा जो दक्षिणावर्ती पेंच है जिस दिशा में गति करता वो उसके रेखीय गति की दिशा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणन की दिशा होती। तो यहाँ से एक लाइन हम ये कह सकते हैं कि बल आघूर्ण की दिशा उस तल के लंबवत होगी जिस तल में हम पी वेक्टर और ई वेक्टर को ले सकते हैं। अब इसमें थीटा के अलग अलग मानों के लिए हम लोग कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं। थीटा का मतलब एक बार फिर से ध्यान दिला दें, पी वेक्टर की दिशा का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, यही दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, यही दिशा द्विध्रुव के अक्ष की दिशा होती है। तो जब हम पी वेक्टर की दिशा कहते हैं तो आप समझिए यही विद्युत द्विध्रुव की भी दिशा है। तो पहली स्थिति यह है कि अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 0 हो, शून्य अंश दोनों के बीच का कोण हो, यानी दोनों एक ही दिशा में हो, यानी समांतर हो, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा में जब आप थीटा का मान 0 अंश रख दोगे तो साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश बराबर 0, और साइन जी जब 0 से गुणा करोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी टाउ बराबर 0। तो अतः कैपिटल ई की दिशा में स्थित द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है और यह द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। हम लोगों ने जब संतुलन की अवस्थाएं पढ़ी हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था और उदासीन संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है, किसी वस्तु की संतुलन की अवस्था में अगर आप थोड़ा सा बदलाव कर दो और थोड़ा सा बदलाव करने के बाद अगर वो वस्तु फिर वापस अपनी पहली वाली स्थिति में लौटने की कोशिश करे तो इस प्रकार के संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा अस्थायी संतुलन, अगर इस तरह से मान लो कभी कोई वस्तु संतुलन में रखी है लेकिन हमने उसके संतुलन की अवस्था थोड़ा सा भी डिस्टर्ब की तो थोड़ा डिस्टर्ब करने पर फिर वो अपनी संतुलन की अवस्था से हट जाएगी, तो वो अस्थायी संतुलन की अवस्था है। और उदासीन संतुलन की अवस्था का मतलब अभी एक स्थिति में संतुलन की अवस्था में तो है लेकिन घुमा देंगे उसको तो घूम करके थोड़ी बहुत देर बाद जाके फिर किसी नई स्थिति में वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगी, तो और ये पूरी तरह से रैंडम होगा कि कब कहाँ जाएगी। तो जब रैंडम होगा, कोई निश्चितता नहीं है, तो वो उदासीन संतुलन की अवस्था। अभी स्थायी संतुलन की अवस्था का मतलब आप उसके संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा अगर विक्षेपित करो, हटाओ उसकी जगह से, और उसके बाद बाहर वाला बल हटा लो तो फिर वस्तु वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। तो थीटा बराबर 0 अंश, यानी जब विद्युत द्विध्रुव हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो वो वही स्थिति है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब रखा है विद्युत द्विध्रुव तो कोई बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा। अच्छा, आप उससे थोड़ा सा घुमा दिए, कुछ कोण बनाते हुए अब रखा है तो अब उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा और ये बल आघूर्ण कोशिश करेगा उस द्विध्रुव को फिर से क्षेत्र की दिशा में लाने की। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। चाहे आप थीटा माइनस वाली साइड में जाओ यानी चौथे चतुर्थांश में जाओ 270 अंश से 360 अंश के बीच में, चाहे आप पहले चतुर्थांश की तरफ जाओ थीटा बराबर 0 अंश से 90 अंश के बीच में, कुल मिला के थीटा बराबर 0 अंश की स्थिति यानी जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव की दिशा एक ही दिशा में है और उन पर कोई बल, द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, इस स्थिति से अगर आपने थोड़ा सा इधर मान लो घुमा दिया तो अब इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा द्विध्रुव पर और वो कोशिश करेगा घुमा के उसको क्षेत्र की दिशा में लाने की। इधर आप घुमाओगे तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा फिर घुमा के क्षेत्र की दिशा में लाने की। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। दूसरी एक विशेष स्थिति हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 90 अंश। विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, द्विध्रुव हमारा ऐसे रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे है, द्विध्रुव ऐसे रखा है, तब थीटा 90 अंश। क्यों? द्विध्रुव की दिशा ये वाली दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली दिशा, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश, थीटा 90 अंश। तो पी ई साइन थीटा में साइन थीटा साइन 90 प्लस 1 होगा और ये साइन थीटा का अधिकतम मान है। जब ये प्लस 1 होगा तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा में टाउ का मान पी ई हो जाएगा और ये प्लस पी ई टाउ का अधिकतम मान है। अब उसके अलावा तीसरी स्थिति फिर एक देख लेते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और द्विध्रुव हमारा इस दिशा में रखा है। इस दिशा का और इस दिशा में क्या अंतर है? द्विध्रुव की दिशा हम ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की, और मान लो इसमें माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है। जब हमने इसको ऐसे रखा तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश इस दिशा में गए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इसको घुमा के ऐसे रख दिए, माइनस क्यू आवेश इधर प्लस क्यू आवेश इधर, द्विध्रुव की दिशा इधर यानी पी वेक्टर की दिशा इधर और ई वेक्टर की दिशा इधर, तो अब विपरीत हो गए। इस स्थिति में थीटा बराबर 180 अंश होने पर यानी जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा है तब
साइन थीटा का मान अब भी शून्य होगा और टाउ का मान अब भी शून्य होगा, लेकिन यह संतुलन की अवस्था पहले वाले संतुलन की अवस्था की भांति नहीं होगी। पहले वाले संतुलन में था कि आप उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विक्षेपित करोगे तो वस्तु फिर वापस पहली वाली स्थिति में जाने की कोशिश करेगी, बलाघूर्ण उस पर कार्य करेगा। पर तीसरी वाली स्थिति में बलाघूर्ण अभी भी कार्य करेगा, पर वहाँ क्या था, थीटा बराबर 0 अंश पर फिर वापस वस्तु पहुँचती थी। यहाँ क्या है, आवश्यक नहीं है कि थीटा बराबर 180 अंश पर पहुँचे ही। अब बल कहाँ पहुँचेगी आगे, फिर वो किधर कितना कोण से हमने घुमाया और किधर की तरफ बलाघूर्ण लग रहा है। तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है जिसमें है तो टाउ बराबर 0, संतुलन है तो परिणामी बलाघूर्ण 0 है तो, लेकिन जब उस स्थिति से आप थोड़ा सा विक्षेपित कर दोगे तो फिर वापस उसी स्थिति में नहीं आएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। हाँ, एक और विशेष बात ध्यान दे लेते हैं। जब एक समान तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो परिणामी बल द्विध्रुव पर कितना 0 होगा, माइनस QE प्लस QE, या आप कह लो QE एक बार इस दिशा में एक बार इस दिशा में। अगर बल को सदिश राशि मानते हुए आप कहो कि एक वेक्टर आपका F इधर है, एक वेक्टर आपका F इधर है, या एक बार F1 इधर है F2 इधर है, दोनों के परिमाण समान हैं, चिन्ह विपरीत हैं। इसका मतलब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ जब आप कहोगे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0, दोनों बलों का कुल मान योग 0 होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल का मान 0 होता है, पर कुल बल आघूर्ण हरदम 0 नहीं होता, वो थीटा पर निर्भर करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप असमान विद्युत क्षेत्र में रखे हो कि पता लगा ऋणावेश वाले सिरे के पास कुछ और विद्युत क्षेत्र है, धनावेश वाले सिरे के पास कुछ और विद्युत क्षेत्र है, अभी भी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। टाउ बराबर P साइन थीटा की तरह का व्यवहार रहेगा, एग्जैक्ट वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पिछली बार जब हमने कहा था कि दोनों जगह बराबर बल है, यहाँ QE वहाँ QE, अगर आप कह रहे हो कि नहीं अब बल बराबर नहीं है, एक जगह QE1 है दूसरी जगह QE2 है, अगर E1 और E2 अलग अलग हैं, पर बल आघूर्ण भी कार्य करेगा और अब परिणामी बल 0 नहीं होगा। जो पहले हमने कहा था कि दोनों बलों के मान बराबर, दिशाएं विपरीत, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव को, और हमारा परिणामी विद्युत बल द्विध्रुव पर 0 हो जा रहा था। अब परिणामी विद्युत बल 0 नहीं होगा जब आप विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखे हो। अब इसके बाद हम लोग इसमें दूसरा भाग आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में पहले द्विध्रुव कुछ किसी स्थिति में रखा हुआ है, उस स्थिति से हम उसको थोड़ा सा और घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य हम अभी भी देखते हैं। तो आते हैं दूसरे भाग पर। अब हम लोग आते हैं दूसरे भाग पर कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने इसके पहले देखा कि विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लो पहले क्षेत्र में रखा है, कुछ कोण बनाते हुए रखा होगा, अब वहाँ से कुछ अगर हम उसको घुमाते हैं तो हो सकता है जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है उसके खिलाफ हमको जाना पड़े, तो कार्य करना पड़ेगा। तो घुमाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा, इसमें एक स्थिति देखते हैं कि ये मान लो कैपिटल E तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है, एक समान है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसको समांतर रेखाओं द्वारा जो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं उसके द्वारा हमने व्यक्त किया। अब द्विध्रुव की दो स्थितियां देखें। एक बार θ1 कोण बनाते हुए द्विध्रुव रखा है, पहले इस स्थिति में रखा है, ये द्विध्रुव की पहले वाली स्थिति है, और बाद में यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये द्विध्रुव की दूसरी स्थिति है, ये वाला। और दूसरी स्थिति में अब कोण कितना बन रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से θ2 कोण बन रहा है। θ1, अच्छा बल आघूर्ण इस पर हम पिछले के हिसाब से देखें तो इधर की ओर लग रहा होगा, अब बल आघूर्ण इधर लग रहा है, इसके खिलाफ हम जाकर के दूर जा रहे हैं, तो हमको इस बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और उस किए गए कार्य का मान इतना होगा। तो अभी फिलहाल सीधे हम लोग एक सूत्र ध्यान में रखेंगे कि कम से कम सवाल अगर लगाने हो, वास्तव में पाठ्यक्रम में हम लोगों के प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तो केवल यही था कि एक समान तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में जब आप विद्युत द्विध्रुव को रखते हो तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, कोर्स में वो था। ये साथ में हम दो चीज़ें और देख लेते हैं, तो इसलिए इनका निगमन नहीं देख रहे हैं, केवल सूत्र याद रखेंगे कि प्रश्नों में, आंकिक प्रश्नों में, सवाल में ज़रूरत पड़े तो उपयोग कर सकें।
तो यहाँ क्या है, यदि P द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव एक समान तीव्रता कैपिटल E के वैद्युत क्षेत्र में प्रारंभ में θ1 कोण बनाते हुए रखा हो, यानी पहले P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तथा इसे वहाँ का मतलब जो θ1 वाली स्थिति से थी, वहाँ से θ2 कोणीय स्थिति, और ये θ2 कोणीय स्थिति के किस बीच की है, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच की है। और वहाँ तक पहुँचाने में, यानी θ1 से θ2 तक जाने में अगर बाह्य स्रोत या कर्ता द्वारा किया गया कार्य कैपिटल W हो, तो W बराबर PE cos θ1, यानी जो पहले की स्थिति थी, माइनस cos θ2 जो बाद की स्थिति है। प्रायः इसमें अधिकांश स्थितियों में सवाल जो हमारा रहता है कि द्विध्रुव पहले साम्यावस्था में रखा है, साम्यावस्था का मतलब स्थायी साम्यावस्था में रखा है, स्थायी साम्यावस्था का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वही हमारे विद्युत द्विध्रुव की दिशा है, यानी P वेक्टर और E वेक्टर समान दिशा में रखे हैं, तो उस स्थिति में θ1 का मान शून्य अंश है। तो अगर द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में रखा है और वहाँ से उसको थीटा कोण से घुमाएं, तो इसका मतलब इस वाले समीकरण में θ1 की जगह आप 0 रख दो। यहाँ θ1 क्या था, पहले कोणीय स्थिति। अभी आप कह रहे हो साम्यावस्था, तो कोणीय स्थिति क्या है, P वेक्टर और E वेक्टर समान दिशा में है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा या विद्युत द्विध्रुव की दिशा या विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं समान दिशा में हैं, तो थीटा बराबर शून्य अंश। तो स्थायी साम्यावस्था का मतलब θ1 पहले की स्थिति शून्य अंश और बाद की कोण अगर थीटा है तो θ2 बराबर थीटा आप इस समीकरण में रखोगे तो हो जाएगा W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा, और cos 0 अंश का मान 1, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। पर ध्यान रखना, इस सूत्र का प्रयोग केवल हम लोग तभी कर पाएंगे जब द्विध्रुव प्रारंभ में स्थायी साम्यावस्था में रखा हो और हमने उसे वहाँ से थीटा कोण से घुमाया हो। अगर स्थायी साम्यावस्था में नहीं है, किसी और कोणीय स्थिति में है, वो दी हुई है पहले से, और वहाँ से किसी और नई कोणीय स्थिति तक में गए हैं, तब कितना कार्य बाह्य स्रोत को करना पड़ा होगा, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक और ऐसे ही सूत्र देखते हैं कि द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो सूत्र केवल लिखेंगे उसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। जब विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। उसी तरह कैपिटल E तीव्रता का एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें थीटा कोण बनाते हुए एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, और जब इस स्थिति में रखा है कि थीटा कोण बन रहा है विद्युत द्विध्रुव और क्षेत्र की दिशा के बीच में, तो U थीटा, उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं। थीटा इसलिए लिख ले कि वो उस थीटा कोण के लिए है, वो माइनस PE cos थीटा है उस समय विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और अगर सदिश रूप में व्यक्त करें, क्योंकि P और E दोनों वेक्टर हैं, तो ये P वेक्टर और E वेक्टर के अदिश गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। P वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हम लोगों ने द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण की स्थिति में कुछ विशेष स्थितियां देखी थी कि थीटा बराबर शून्य अंश होने पर टाउ का मान टाउ बराबर P sin थीटा 0 हो गया, वो स्थायी संतुलन की अवस्था थी। वहाँ एक चीज़ हम लोगों ने कही थी कि जब थीटा बराबर 180 अंश होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उस स्थिति में भी बलाघूर्ण शून्य होता है, लेकिन वह द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है। उस चीज़ को हम यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो संतुलन की अवस्था अस्थायी क्यों है। देखिए, कोई भी निकाय अधिकतम स्थायी तब होता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऋणात्मक हो, यानी अगर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के हमको कुछ मान दिए हुए हों, तो जो सबसे कम वाला मान होगा या जो ऋणात्मक मान होगा वो ज़्यादा स्थायी अवस्था को व्यक्त करेगा। ये सामान्य प्रवृत्ति भी होती है हम सभी की भी, स्वभाव की भी, और जैसे जल के बहाव की भी, कि हम सभी एक न्यूनतम ऊर्जा की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और ऊर्जा के अगर ऊपरी स्तर पर बने रहना है तो उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। जैसे तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है न्यूनतम ऊर्जा की ओर जाने की, और जिसमें ऊर्जा ऋणात्मक होगी वो निकाय अस्थायी होगा। अभी के लिए कि जिसमें हमारे स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होगा वह निकाय अस्थायी होगा, ऋणात्मक होगा तो स्थायी निकाय होगा।
यहाँ आप u थीटा बराबर माइनस पी कास थीटा में देखिए कि जब थीटा बराबर शून्य अंश है यानी p वेक्टर और e वेक्टर समान दिशा में है तो कास थीटा यानी कास जीरो का मान आप 1 हो जाएगा। उस स्थिति में u थीटा बराबर माइनस पी ई, और चूंकि कास थीटा के अधिकतम या न्यूनतम मान -1 से +1 के बीच में होते हैं, अधिकतम +1 हो सकता है, न्यूनतम -1 हो सकता है, उसी के बीच में बाकी मान घटते बढ़ते रहेंगे। तो ये माइनस पी मतलब कास थीटा का यू थीटा का ये न्यूनतम मान है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का ये न्यूनतम मान है जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो ये न्यूनतम मान है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, तो ये स्थायी स्थिति को व्यक्त करेगा। उसी तरह जब आप थीटा बराबर 180 अंश पर पहुंच जाते हैं तो यू थीटा बराबर माइनस पी कास 180 अंश का मान -1 रख दिए तो ये हो गया प्लस पी ई। आप ध्यान दीजिए ये धनात्मक हो गई, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो गई। ये अधिकतम मान है फिलहाल यू थीटा का और ये अस्थायी अवस्था को व्यक्त करेगा। तो आप यहाँ के थीटा बराबर 180 अंश से यू थीटा का मान धनात्मक आया है, और वहाँ जब आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निकाल रहे थे कि कितना बल आघूर्ण लग रहा है, विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है, वहाँ थीटा बराबर 180 अंश पर टाउ बराबर 0 था और यहाँ 180 अंश पर टाउ बराबर पी धनात्मक है। इन दोनों को जब आप एक साथ मिला के देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है, क्योंकि 180 अंश होने पर यानी द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होने पर स्थितिज ऊर्जा चूंकि धनात्मक है तो वो अस्थायी अवस्था को व्यक्त करेगा। और तीसरी उसी तरह 90 अंश या 270 अंश के लिए आप देखते हो तो कास थीटा यानी कास 90 अंश शून्य हो जाएगा या कास 270 अंश का मान शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपके यू थीटा का मान जो माइनस पी कास थीटा है वो शून्य हो जाएगा। तो अभी विद्युत द्विध्रुव में इतना ही इस पाठ में। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे कोशिश करते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। और हाँ, ये इस समय क्लास पढ़ते समय केवल आप लोग वीडियो ही ना देखते रहा करिए। जो लोग कम से कम इस बार 12वें में हैं या जिन्होंने नोट्स नहीं बनाई है वो बीच बीच में रोक करके और बोर्ड पर हम जो लिखते हैं आप भी उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर जो दिखता रहता है उसकी एक कापी, उसको एक कापी में लिखते चलिए तो एक नोट्स बनती चलेगी और वो भविष्य में आपके काम आएगी। क्योंकि अभी कोविड के नाते कक्षाएं डिस्टर्ब हैं, पता नहीं आगे इसके बाद कब से रेगुलर क्लास शुरू होंगी। और जो हम लोग इस बीच यहाँ कोर्स में पढ़ लिए हैं, ऑनलाइन पढ़ ली चुके होंगे, वो कॉलेज में दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की कमी रहेगी। तो जो चीज़ ऑनलाइन नहीं पूरी हो पाएगी वो क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना रिक्वेस्ट ही आप समझ लीजिए उसको कि है आपके भले के लिए ही, लेकिन फिर भी कि वीडियो देखते हुए ध्यान से उनके नोट्स भी बना लीजिए। और अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही मैसेज करो मैं तुरंत ही उसका जवाब देने की स्थिति में रहूं। कभी कभी रहता है जैसे क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो 2-3 घंटे के लिए फ़ोन फ्लाइट मोड पे हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इंतज़ार करिए, मैसेज भेजने के बाद इंतज़ार करिए, देर सवेर मैं आपको उत्तर दे दूँगा। चलिए, बाकी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।